हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बंसल एकेडमी। सो हमने लास्ट क्लास के अंदर अपना एपिनेफ्रीन का जो रोल है वो कवर कर लिया था। अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे एक नया प्रोसेस जिसका नाम है डीसेंसिटाइजेशन। अब देखो, हमारे जो सेल्स हैं उनके अंदर या फिर हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिग्नलिंग्स जो हैं वो चलती रहती हैं। अगर किसी भी रिसेप्टर के लिए बहुत सारा सिग्नल आएगा तो वो रिसेप्टर कॉन्टिन्यूसली एक्टिव रहेगा, है ना। और अगर वो सिग्नल टाइम पे डिग्रेड नहीं हो रहा है, अगर वो स्टेबल है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है कि जो अपने रिसेप्टर है ना उन्हीं को इनएक्टिव कर देना पड़ता है ताकि सिग्नलिंग जो है वो कंटिन्यूसली कंटिन्यू ना कर पाए। ठीक है, तो आप लिखो इफ प्रोलॉन्ग्ड सिग्नल इज प्रेजेंट। ठीक है, इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड सिग्नल, इन केस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड सिग्नल, राइट, रिसेप्टर जो है इट रिमेन्स एक्टिव फॉर लॉन्ग टाइम। रिसेप्टर रिमेन्स एक्टिव फॉर लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक जो है आपका रिसेप्टर एक्टिवेट रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें रेगुलेटेड सिग्नलिंग जो है वो परफॉर्म करनी पड़ती है। सो वी नीड रेगुलेटेड सिग्नलिंग, वी नीड रेगुलेटेड सिग्नलिंग। अब रेगुलेटेड सिग्नलिंग के अंदर क्या होगा कि जो रिसेप्टर होगा वो थोड़े टाइम के बाद डिसेंसिटाइज हो जाएगा, कि रिसेप्टर गेट्स डिसेंसिटाइज्ड। ठीक है, तो ये हमारा पर्पस होता है डिसेंसिटाइजेशन परफॉर्म करने का, कि वो जो रिसेप्टर है कि जो कि कॉन्टिन्यूस सिग्नल प्रेजेंट होने की वजह से कॉन्टिन्यूसली एक्टिव ही रह रहा है, उसे हमें क्या करना है, इनएक्टिव करना है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, उसके बाद जब फिर हमें दोबारा सिग्नलिंग की जरूरत पड़ेगी तो फिर हम उसे जो है वो दोबारा एक्टिव कर लेंगे। जब सिग्नल इनएक्टिव कर दिया उसके बाद उसको इनएक्टिव करके वापस हमने कहाँ भेज दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। और फिर जब नया सिग्नल आएगा किसी भी सिचुएशन के लिए तो उस टाइम पे फिर वो दोबारा एक्टिव हो जाएगा। राइट, तो लिखिए जो डिसेंसिटाइजेशन होती है वो दो टाइप्स की होती है। ठीक है, डिसेंसिटाइजेशन जो है वो टू टाइप्स की होती है। डिसेंसिटाइजेशन जो है वो कितने टाइप्स की है, टू टाइप्स की। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक है होमोलॉगस, होमोलॉगस, और एक है हेट्रोलॉगस, हेट्रोलॉगस। अब होमोलॉगस सिग्नल मतलब होमोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन के अंदर क्या होता है, सिग्नल अगर एक है तो वो एक ही रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। राइट, कि अगर सिग्नल हमारे पास एपिनेफ्रीन का आ रहा है, अगर हमारे पास सिग्नल जो है वो किसका आ रहा है, एपिनेफ्रीन का, तो जो रिसेप्टर है वो भी फिर एपिनेफ्रीन का ही होना चाहिए। और एपिनेफ्रीन का रिसेप्टर क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, बीटा एड्रेनोजेनिक रिसेप्टर, बीटा एड्रेनोजेनिक रिसेप्टर। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो रिसेप्टर है वो भी फिर एपिनेफ्रीन का ही होना चाहिए, एपिनेफ्रीन रिसेप्टर। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं हेट्रोलॉगस सिग्नल पे। अब हेट्रोलॉगस सिग्नल हेट्रोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है कि अगर आपका सिग्नल एपिनेफ्रीन का है, राइट, तो जो आपका रिसेप्टर होगा ना वो दो टाइप्स के होंगे। मतलब कि दो रिसेप्टर्स को एक सिग्नल एक्टिवेट कर पाएगा। एक होगा आपका खुद का, इसका एक तो इसका खुद का एपिनेफ्रीन जिसको ये एक्टिवेट करेगा, एपिनेफ्रीन का सिग्नल है, एक तो वो खुद एपिनेफ्रीन को ही जो है वो एक्टिव करेगा। और दूसरा जो रिसेप्टर होता है जिसे एक्टिवेट करेगा वो उसका नाम है ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन रिसेप्टर को भी जो है यही एपिनेफ्रीन एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो अब हम डिटेल में भी करने वाले हैं होमोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन को डिस्कस। तो हेडिंग डाल लीजिए होमोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन।
होमोलोगस डिसेंसिटाइजेशन। अब देखिए होमोलोगस डिसेंसिटाइजेशन कैसे होती है। तो अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो आप वही सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ करोगे इस तरीके से, ठीक है। आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ करी है, उसके बाद उसके ऊपर एक यही जीपीसीआर अगेन प्रेजेंट है, बीटा एड्रीनोजेनिक, जो कि 7 ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है, इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ बाहर से सिग्नल आ रहा है एपिनेफ्रीन का, ठीक है। यहाँ से सिग्नल आ रहा है किसका, एपिनेफ्रीन का, राइट। और ये है आपका बीटा एड्रीनोजेनिक रिसेप्टर, दिस इज द बीटा एड्रीनोजेनिक रिसेप्टर, ठीक है। बीटा एड्रीनोजेनिक रिसेप्टर है। अब वही सेम चीज इसके ऊपर, अब जब यहाँ पर मैंने क्योंकि बात करी है अभी कि इसके ऊपर सिग्नल आ गया है, ठीक है। अगर सिग्नल आ गया है इसका मतलब इसने इसके अंदर प्रेजेंट जो जी प्रोटीन है वो भी कैसे हो गई है, एक्टिव हो गई है, यानी कि जी अल्फा एस जो है अपनी जीटीपी बाउंड स्टेट में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल है, सिग्नल आकर के इसको इसने एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब ये क्या करेगी, एडिनाइलिल साइक्लेज को, वही सेम चीज है ना, एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी, ठीक है। ये एक्टिवेट करेगी किसको, एडिनाइलिल साइक्लेज को। एडिनाइलिल साइक्लेज को अगर इसने एक्टिवेट कर दिया तो एडिनाइलिल साइक्लेज क्या करेगा, एटीपी को कन्वर्ट करवा देगा साइक्लिक एएमपी के अंदर, ठीक है। साइक्लिक एएमपी के अंदर जो है ये उसको कन्वर्ट करवा देगा, ठीक है। अब ये जो साइक्लिक एएमपी है ये क्या करवाता है, प्रोटीन काइनेज की एक्टिवेशन। ये क्या करवाएगा, एक्टिवेट प्रोटीन काइनेज ए, प्रोटीन काइनेज ए को क्या करवा रहा है ये, एक्टिव, ठीक है। प्रोटीन काइनेज को एक्टिव करवा दिया इसने। ये हमने देख लिया था ना कि एडिनाइलिल साइक्लेज जो है वो प्रोटीन काइनेज ए की एक्टिवेशन करवा रहा था। और फिर जब हमने बीटा एपिनेफ्रीन का जब हम रोल देख रहे थे तो फिर एपिनेफ्रीन जो है वो फर्दर ग्लाइकोजन सिंथेज को फॉस्फोराइलेट करवा करके इनएक्टिव कर दे रहा था, जिसकी वजह से फिर जो आपका ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने से रुक रहा था, है ना। एक तो ये चीज कर रहा था, और दूसरी एक और चीज क्या कर रहा था, ये यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज को ये फॉस्फोराइलेट करके एक्टिव कर रहा था। ग्लाइकोजन सिंथेज को तो कर रहा था ये इनएक्टिव फॉस्फेट अटैच करने के बाद, और जो आपकी ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज काइनेज था उसको फॉस्फोराइलेट करवाने के बाद ये एक्टिव कर रहा था, जिसकी वजह से फिर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज फॉस्फेट अटैच करवा रहा था अपने साथ, और फिर वो एक्टिव हो रहा था, जिसकी वजह से फिर क्या हो रहा था, ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। ये वाला प्रोसेस चल रहा था। बट अब देखो ये तो हो गया था आपका एपिनेफ्रिन का रोल, पर अभी हम कर रहे हैं डिसेंसिटाइजेशन। अब डिसेंसिटाइजेशन कब होती है, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में सिग्नल प्रेजेंट हो उस टाइम पे। तो देखिए जब बहुत ज्यादा अमाउंट में एपिनेफ्रिन प्रेजेंट होगा ना तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो साइक्लिक एएमपी है ये भी ज्यादा अमाउंट में बनेगा, है ना। जो साइक्लिक एएमपी है ये भी अपने मतलब इसकी भी जो अमाउंट होगी बनने की वो काफी ज्यादा होगी। तो एक तो ये प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करवाएगा, और दूसरा एक और प्रोटीन है जिसको ये एक्टिवेट करवाएगा, उसका नाम है बार्क, BARK। फुल फॉर्म है देखिए, बीटा एड्रीनोजेनिक रिसेप्टर काइनेज। मतलब कि ये इस रिसेप्टर को, ये जो बीटा एड्रीनोजेनिक रिसेप्टर है आपका एपिनेफ्रिन का, उसे क्या करवा रहा है, फॉस्फोराइलेट करवा रहा है, क्योंकि फुल फॉर्म से पता चल रहा है बीटा एड्रीनोजेनिक रिसेप्टर काइनेज, यानी कि बीटा एड्रीनोजेनिक रिसेप्टर के साथ में क्या अटैच करवाएगा, ये फॉस्फेट अटैच करवा देगा, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, फिर यहाँ पे अटैच करवा दिया है फॉस्फेट इस तरीके से, ठीक है। दिस इज द फॉस्फेट, और यहाँ पर भी फॉस्फेट। अब जब फॉस्फेट अटैच हो गया है रिसेप्टर के साथ में, तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक प्रोटीन होती है बीटा अरेस्टिन नाम की प्रोटीन। बीटा अरेस्टिन एफिनिटी रखती है
फॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर के साथ में बाउंड होने की। तो यहाँ पर आ जाती है एक प्रोटीन, ठीक है, जो कि फॉस्फोराइलेटेड बीटा एड्रेनोजेनिक रिसेप्टर के साथ में बाइंडिंग करती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, दिस इज द बीटा अरेस्टिन। बीटा, आपको ये थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज द बीटा अरेस्टिन। अब बीटा अरेस्टिन के साथ में और कौन से प्रोटीन्स आकर के एसोसिएट होते हैं? तो एक इसके साथ आकर के एसोसिएट होता है क्लैथरिन नाम का प्रोटीन, ग्रीन वाला मैंने बनाया है क्लैथरिन, और क्लैथरिन के साथ में फिर एसोसिएट होता है आकर के AP2, फुल फॉर्म है अरेस्टिन प्रोटीन 2, या फिर कुछ जगह पे इसको एसोसिएटेड प्रोटीन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब जब ये एक जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है बीटा अरेस्टिन का, क्लैथरिन का और AP2 का, ये क्या करवाता है? वेसिकल की फॉर्मेशन, मतलब ये एंडोसाइटोसिस करवा देता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और एंडोसाइटोसिस जब होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो उसके अंदर जो आपका जो एक वेसिकल बनेगा, उसके अंदर ये रिसेप्टर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो एंडोसाइटोटिक वेसिकल फॉर्म होता है, जिसके अंदर आपका जो ये रिसेप्टर है बीटा एड्रेनोजेनिक, ठीक है, वो आ जाता है। और इसके साथ में एसोसिएटेड फॉर्म में बीटा अरेस्टिन आ जाती है, ठीक है, ये पर्पल कलर से शो कर रही हूँ मैं यहाँ पे, बीटा अरेस्टिन आ जाती है, ठीक है, बीटा अरेस्टिन आ जाती है। उसके बाद आपकी आ जाती है क्लैथरिन भी आ जाती है, और आपकी आ जाती है AP2, और ये इसका नाम पड़ जाता है एंडोसाइटोटिक वेसिकल, एंडोसाइटोटिक वेसिकल, राइट। एंडोसाइटोटिक बोलो एंडोसाइटिक बोलो, एक ही बात है। अब देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स बना था ना प्रोटीन्स का, बीटा अरेस्टिन AP2 क्लैथरिन, इनका काम ही था ये इस तरीके का वेसिकल फॉर्मेशन करना, या बोल सकते हो एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस परफॉर्म करना। जैसे ही एक बार एंडोसाइटोसिस हो गई है, वेसिकल बन चुका है, तो इन बीटा अरेस्टिन क्लैथरिन और AP2 का काम खत्म। तो क्या होता है, इनकी हो जाती है रिसाइकलिंग, तो ये वापस चले जाते हैं और इनकी हो जाती है रिसाइकलिंग, ठीक है, रिसाइकलिंग हो जाती है ऑफ अरेस्टिन, राइट, देन क्लैथरिन एंड योर AP2, इन सब की क्या हो जाती है? रिसाइकलिंग हो जाती है। तो अब जो आपकी एंडोसाइटोटिक वेसिकल है, इसके अंदर अकेला आपका यही रिसेप्टर प्रेजेंट है, बीटा एड्रेनोजेनिक, ठीक है, बीटा एड्रेनोजेनिक रिसेप्टर प्रेजेंट है इसके साथ अकेला, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर जो प्रेजेंट थी बीटा अरेस्टिन, क्लैथरिन और AP2, ये सारी की सारी क्या हो गई हैं? रिसाइकल हो गई हैं, ठीक है। अब इसी एंडोसाइटोटिक वेसिकल के अंदर क्या होगा? इस रिसेप्टर की होगी एक तो डीफॉस्फोराइलेशन होगी सबसे पहले, क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुई थी, तो क्या होगा? सबसे पहले होगा डीफॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, एक डीफॉस्फोराइलेशन होगी इसकी पहले, इसके रिसेप्टर के ऊपर से फॉस्फेट हटेगा। उसके बाद रिसेप्टर के ऊपर जो सिग्नल है उसकी डिग्रेडेशन होगी, तो आप लिखोगे रिसेप्टर सिग्नल डिग्रेडेशन, जो रिसेप्टर का जो सिग्नल है उसकी क्या होगी? डिग्रेडेशन होगी, ठीक है, रिसेप्टर सिग्नल की जो है वो डिग्रेडेशन होगी। और होगा आपका रिसेप्टर का रीसेंसिटाइजेशन, रिसेप्टर रीसेंसिटाइजेशन, नया रिसेप्टर बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो रिसेप्टर है इसके ऊपर ये सारी की सारी प्रोसेसेस होकर के खत्म हो गई हैं, और यहाँ पे आपका बिल्कुल फ्रेश रिसेप्टर प्रेजेंट है, जो कि रेडी है बाइंड होने के लिए अगेन विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और फिर जब इस तरीके से रिसेप्टर डिसेंसिटाइज वगैरह रीसेंसिटाइज वगैरह होकर के उससे जो सिग्नल उसके साथ अटैच्ड है वो रिमूव होकर के उसका फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होने के बाद ये जो है वापस चला जाता है अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, दिस इज द एन टर्मिनस, दिस इज द सी टर्मिनस। और फिर दोबारा क्या होता है? वेट करता है वो, जब नया एपिनेफ्रीन का सिग्नल आएगा तो फिर वो दोबारा यही सेम टू सेम प्रोसेस जो है वो रिपीट होती है, और इसी तरीके से जो है वो सिग्नल और रिसेप्टर के जो प्रोसेसेस हैं, मतलब कि वो कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं, और जो आपका रिसेप्टर है वो नया नया बनता रहता है,
ठीक है, सिग्नल जो है वो सेम सिग्नल बहुत ज़्यादा टाइम तक ना रहे सेल के अंदर, इसलिए डिसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस चलता है। और अगर ये प्रोसेस ना चले तो फिर आपको पता ही है कि एक सिग्नल अगर बहुत टाइम के लिए ब्लड के अंदर रहेगा तो फिर वो भी तो हार्मफुल है ना। अगर एपिनेफ्रिन मतलब ब्लड के अंदर परसिस्ट कर रहा है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ग्लूकोज का ही बहुत ज़्यादा लेवल हो जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए डिसेंसिटाइजेशन का ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका कवर हो गया होमोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन। अब हम करेंगे हेट्रोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन। कुछ नहीं, इजी है वो तो। अगर आपको एक बार होमोलॉगस वाला क्लियर हो गया तो जो हेट्रोलॉगस है वो भी काफी ज्यादा इजी है, ठीक है। हेट्रोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन। हेट्रोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन। तो हेट्रोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन के अंदर कुछ नहीं है, ये प्रोसेस तो बिल्कुल सेम चलेगी, इतनी इतनी, ठीक है। ये इतनी प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही चलेगी। यहाँ पे अब प्रोटीन काइनेज ए का रोल आता है, ठीक है। प्रोटीन काइनेज ए जो है वो क्या करता है, देखिए यहाँ तक ये बिल्कुल प्रोसेस सेम है, बिल्कुल प्रोटीन काइनेज ए तक जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस चलेगी। मैं यहाँ पे बना देती हूँ वैसे आपको दोबारा से। जैसे अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो हो क्या रहा है कि जैसे यहाँ पे आपका उसका रिसेप्टर अगर प्रेजेंट है, ठीक है, ये रिसेप्टर इस तरीके से प्रेजेंट है, यहाँ पे एपिनेफ्रीन बाइंड हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका जी अल्फा एस है वो अपनी एक्टिव स्टेट में है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, एडिनाइलिन साइक्लेज को एक्टिवेट करा रहा है, ठीक है। एडिनाइलिन साइक्लेज को जो है वो क्या करवा रहा है, एक्टिवेट करवा रहा है, जिसकी वजह से जो आपका एटीपी है वो एटीपी है वो साइक्लिक एएमपी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। साइक्लिक एएमपी ने अब क्या किया, उसने प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करवा दिया, और दूसरा उसने किसको एक्टिवेट करवाया था, बार्क को, और फिर बार्क ने जाकर के फॉस्फोराइलेट करवाया था इस रिसेप्टर को। जब ये रिसेप्टर फॉस्फोराइलेट हो गया था तो इसके साथ आकर के अटैच हुई थी फिर बीटा अरेस्टिन, ठीक है। बीटा अरेस्टिन के साथ अटैच हुई थी आकर के क्लैथरिन, और जो क्लैथरिन है उसके साथ में फिर आकर के अटैच हुआ था AP2, एरेस्टिन प्रोटीन 2। और फिर जो है रिसेप्टर के मतलब कि एरेस्टिन प्रोटीन आई थी, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ था, एंडोसाइटोटिक ऐसे करके वेसिकल बना था, और ये जो है रिसेप्टर इसके अंदर आ गया था एंडोसाइटोटिक वेसिकल के अंदर। उसके बाद बीटा अरेस्टिन और क्लैथरिन और AP2 का काम फिनिश, ये दोबारा रिसाइकलिंग के लिए चले गए थे। ये जो रिसेप्टर था इससे इसके ऊपर प्रेजेंट सिग्नल की डिग्रेडेशन करवाई थी, डीफॉस्फोराइलेशन करवाई थी इसी रिसेप्टर की, अभी तक इसके ऊपर फॉस्फोराइलेशन है, ठीक है। इसकी डीफॉस्फोराइलेशन करवाई थी और फिर डीफॉस्फोराइलेशन करके इसको रीसेंसिटाइज करके जो है वो भेज दिया था वापस आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। तो एक तो हमने ये प्रोसेस कर लिया, ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस है हेट्रोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन का। यही एपिनेफ्रीन का सिग्नल देखो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक तो ग्लूकेगॉन के ना रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज अ रिसेप्टर फॉर ग्लूकेगॉन, दिस इज द रिसेप्टर ऑफ ग्लूकागॉन, दिस इज द ग्लूकेगॉन का रिसेप्टर। तो अब ये ग्लूकेगॉन का रिसेप्टर क्या कर के ऊपर क्या हो रहा है, ये जो प्रोटीन काइनेज ए है, ठीक है, ये इसको फॉस्फोराइलेट करवाता है, ठीक है। ये इसको क्या करवा देता है, फॉस्फोराइलेट, किसको, ग्लूकेगॉन के रिसेप्टर को। और जब ये इसको फॉस्फोराइलेट करवा देता है तो जो ग्लूकेगॉन का रिसेप्टर है ना वो हो जाता है इनएक्टिव, ठीक है। फॉस्फोराइलेट हो गया तो इनएक्टिव हो गया ग्लूकेगॉन का रिसेप्टर, इनएक्टिवेटेड ग्लूकेगॉन रिसेप्टर। बस कुछ नहीं किया, ये जो प्रोटीन काइनेज था इसने फॉस्फोराइलेट कर दिया ग्लूकेगॉन के रिसेप्टर को, और फिर ग्लूकेगॉन का रिसेप्टर इनएक्टिव हो गया। तो ये थी आपकी हेट्रोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन। मतलब हेट्रोलॉगस डिसेंसिटाइजेशन काफी इजी है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यही करवाना है, आपने इस रिसेप्टर को जो है वो प्रोटीन ए काइनेज से के थ्रू फॉस्फोराइलेट करवाना है, और बस ये फॉस्फोराइलेट हो गया तो ये क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया आपका डिसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस, राइट। अब हम कर लेते हैं द रोल ऑफ बीटा अरेस्टिन।
एक हेडिंग डालो, रोल ऑफ बीटा अरेस्टिन। अब ये जो आपका हमने ये जो भी डिसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस किया, बीटा अरेस्टिन का उसमें काफी रोल था, है ना। तो बीटा अरेस्टिन एक्टिवेट होने से सिर्फ और सिर्फ डिसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस ही नहीं होता है, बट और भी एक और प्रोसेस एक्टिवेट होता है, और उस प्रोसेस को बोला जाता है सेल ग्रोथ। ठीक है, ये सेल की ग्रोथ को भी प्रमोट करवाता है बीटा अरेस्टिन। अब देखिए बीटा अरेस्टिन कैसे प्रमोट करवा रहा है और सेल्स की ग्रोथ को भी, अदर देन द डिसेंसिटाइजेशन। तो देखिए वही सेम चीज यहाँ पे प्रेजेंट है, आपका बीटा एड्रेनोजेनिक रिसेप्टर। ठीक है, ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसके ऊपर आकर के बाइंड हो रहा है एपिनेफ्रीन, जिसकी वजह से फिर आपका जो है जो जी अल्फा एस है, ठीक है, जी अल्फा एस यानी कि स्टिमुलेटरी अपनी जी टीपी बाउंड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और फिर वही जीटीपी ने अगेन एडिनाइलिल साइक्लेज को एक्टिवेट किया है। ठीक है, जिसने फिर क्या किया है, इंटर्न आपके एटीपी को कन्वर्ट कर दिया है साइक्लिक एएमपी के अंदर, और वो जो साइक्लिक एएमपी है फिर उसने एक्टिवेट किया है प्रोटीन काइनेज ए को, और प्रोटीन काइनेज ए ने क्या किया है, फॉस्फोराइलेट कर दिया है इस रिसेप्टर को। ठीक है, इसको इसने क्या कर दिया है, फॉस्फोराइलेट। ठीक है, तो अब क्योंकि इसको फॉस्फोराइलेट कर दिया है, तो यहाँ पर आकर के नेचुरली आपकी जो बीटा अरेस्टिन है वो आकर के हो जाएगी अटैच, क्योंकि एफिनिटी रखती है वो किसी भी फॉस्फोराइलेटेड रिसेप्टर के साथ में बाइंड होने की, है ना। तो यहाँ पे आकर के अटैच हो जाएगी बीटा अरेस्टिन। अब ये जो बीटा अरेस्टिन है ना, इसके साथ भी बाइंड होने की एफिनिटी होती है बहुत सारी प्रोटीन्स में जो कि साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो दो प्रोटीन्स तो हमने कवर कर ली थी, है ना, अपने डिसेंसिटाइजेशन के प्रोसेस में ही। कौन कौन सी कवर कर ली थी, एक हमने कर ली थी क्लैथरिन, और दूसरी हमने कर ली थी AP2। तो ये तो चल पड़ा था हमारा डिसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस, फिर जब ये इसको क्लैथरिन और AP2 आकर के बाइंड हुए थे। बट अदर देन AP2 एंड क्लैथरिन, ठीक है, जो अरेस्टिन है वो किसके साथ में एफिनिटी रखती है, किन किन प्रोटीन्स के साथ में बाइंड होने की क्षमता रखती है। तो एक आ जाती है आपकी CSRC नाम की प्रोटीन है, जो अगर बीटा अरेस्टिन को बाइंड हो जाए तो एक्टिवेशन हो जाती है मैप काइनेज पाथवे की। एक्टिवेशन किसकी होती है, मैप काइनेज पाथवे की। ठीक है, मैप काइनेज पाथवे एक्टिवेट हो जाता है वंस द CSRC प्रोटीन बाइंड्स टू द बीटा अरेस्टिन, और फिर इससे क्या होता है, सेल्स के अंदर प्रोलिफरेशन देखने को हमें मिलता है। ठीक है, सेल प्रोलिफरेशन इज सीन, सेल प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। अब और भी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि एफिनिटी रखती हैं इसी बीटा अरेस्टिन के साथ बाइंड होने की, उनके नाम क्या क्या हैं। तो देखिए AJK1, ठीक है, AJK1 एक प्रोटीन है, AJK1 जो कि बाइंड होने के कैपेसिटी रखती है टू द बीटा अरेस्टिन। एक प्रोटीन आ जाती है MKK1, MKK1 बाइंड होती है बीटा अरेस्टिन को। ठीक है, और तीसरी टाइप की प्रोटीन है आपकी JNK1, JNK1। ये तीनों प्रोटीन्स जब बाइंड होती हैं टू द बीटा अरेस्टिन, तो ये एक्टिवेट करती हैं सी जुन काइनेज कैस्केड को। किसे एक्टिवेट करती हैं, सी जुन काइनेज कैस्केड एक्टिवेट होता है, सी जुन काइनेज कैस्केड इज एक्टिवेटेड। ठीक है, इट इज एक्टिवेटेड सी जुन काइनेज कैस्केड इज एक्टिवेटेड, और फिर जब ये कैस्केड एक्टिवेट होता है तो क्या हो जाता है, सेल की प्रोलिफरेशन। इट अल्टीमेटली लीड्स टू द सेल प्रोलिफरेशन। ultimately leads to the cell proliferation। ठीक है, तो
ये है आपकी बीटा अरेस्टिन का रोल अदर देन द डिसेंसिटाइजेशन ऑफ द रिसेप्टर, राइट? क्लियर इतना? तो ये आपका कवर हो जाता है इसी के साथ में जीपीसीआर के अंदर प्रेजेंट जो जी अल्फा एस सब यूनिट होती है, जो जी अल्फा एस नाम की प्रोटीन होती है, जी अल्फा एस जो है वो आपकी कवर हो जाती है इसी लेक्चर के साथ में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना स्टार्ट करेंगे जी अल्फा इनहिबिटरी सब यूनिट को कवर करेंगे हम टोटली। ठीक है, ठीक है, इसका ओवरव्यू मैं आपको अभी दे देती हूँ जी अल्फा इनहिबिटरी का, उसके बाद इसका डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, या फिर देखते हैं, हो सकता है इसमें भी कर लें। तो देखिए जी अल्फा इनहिबिटरी, जी अल्फा आई, ठीक है, स्टैंड्स फॉर जी अल्फा इनहिबिटरी। तो देखिए ये जो जी अल्फा इनहिबिटरी आपकी जी प्रोटीन है, ये क्या करती है, जैसे जी अल्फा इनहिबिटरी है, अभी तक अपनी जीडीपी बाउंड स्टेट के अंदर है, ठीक है, अभी इसके साथ अटैच्ड है गामा, बीटा गामा, ठीक है, जब इसके ऊपर हुई जीईएफ एक्टिविटी तो ये कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, जी अल्फा आई और जीटीपी के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, और साथ में इसके अटैच्ड है गामा और बीटा, ठीक है, दोनों अटैच्ड हैं। और अब जी अल्फा इनहिबिटरी अपनी जीटीपी फॉर्म के अंदर जब होती है तो वो एडिनाइलिल साइक्लेज का इनहिबिशन करवा देती है, ठीक है, एडिनाइलिल साइक्लेज को वो क्या करवाती है, इनहिबिट करवाती है। ये देखो ये जो साइन होता है ना इस तरीके का, इसको बोलते हैं इनहिबिशन का साइन, मतलब रोकना। तो ये किसको रोक देती है, एडिनाइलिल साइक्लेज को, जो हमने इससे, ठीक है, जो हमने इससे पहले जो हमने जी अल्फा एस की थी, जो हमने जी अल्फा स्टिमुलेटरी की थी, वो अपनी एक्टिव स्टेट के अंदर जब थी तो एडिनाइलिल साइक्लेज का क्या करवा रही थी, एक्टिवेशन। बट जब जी अल्फा इनहिबिटरी अपनी एक्टिव स्टेट में है तो वो एडिनाइलिल साइक्लेज को क्या करवा रही है, इनएक्टिवेशन, ठीक है, उसको वो इनहिबिट करके रख रही है, ठीक है, तो जिसकी वजह से फिर साइक्लिक एएमपी भी नहीं बनेगा, है ना, साइक्लिक, अगर एडिनाइलिल साइक्लेज इनहिबिटेड है तो क्या होगा, नो साइक्लिक एएमपी, नो सीएएमपी सिंथेसिस, राइट, कोई साइक्लिक एएमपी जो है वो सिंथेसाइज नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे जी अल्फा एस जो सब यूनिट थी, जैसे उसे कॉलेरा टॉक्सिन नाम की एक टॉक्सिन अफेक्ट कर रही थी, सिमिलरली जो जी अल्फा आई सब यूनिट है उसे अफेक्ट कर रहा है एक पर्टूसिस टॉक्सिन नाम की टॉक्सिन, ठीक है, तो लिखो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन अफेक्ट जी अल्फा आई सब यूनिट, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन अफेक्ट जी अल्फा आई, जो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन है वो किसे अफेक्ट कर रहा है, जी अल्फा आई को। अब देखिए कैसे अफेक्ट कर रहा है, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि पर्ट्यूसिस टॉक्सिन होता क्या है। पर्ट्यूसिस टॉक्सिन को हम लोग वो भी बोलते हैं, वूपिंग कफ भी बोलते हैं ना, वूपिंग कफ, ठीक है, काली खांसी हिंदी में सुना होगा आपने, ठीक है, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन को, और इसे रिलीज करता है कौन सा बैक्टीरिया, बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस, इसे रिलीज करता है बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस, रिलीज करता है पर्ट्यूसिस टॉक्सिन को, ठीक है, बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस रिलीजेस अ टॉक्सिन व्हिच इज नेम्ड एज पर्ट्यूसिस टॉक्सिन व्हिच अफेक्ट द जी अल्फा आई सब यूनिट। और ये जो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन है ना, ये भी एक्सोटॉक्सिन है और ए बी टाइप की टॉक्सिन है, ठीक है, इट इज ऑल्सो एन एक्सोटॉक्सिन, ये भी कैसी है, एक्सोटॉक्सिन है, और कैसी है, ए बी टाइप की टॉक्सिन है, जिसके अंदर जो ए सब यूनिट है वो एक्ट कर रही है एज अ टॉक्सिन, और जो बी वाली है इट इज
रिसेप्टर बाइंडिंग, इट इज रिसेप्टर बाइंडिंग। क्लियर? इतनी चीजें पता चली आपको? ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो आपका पर्ट्यूसिस टॉक्सिन है ये किस तरीके से आपको अफेक्ट कर रहा है आपकी जी अल्फा आई सब यूनिट को। अब जैसे जो जी अल्फा एस जो आपकी सब यूनिट थी ना, उसके केस में आपको जैसे पर्ट्यूसिस वो कर रहा था, कॉलरा टॉक्सिन अफेक्ट कर रहा था, तो वो कहाँ अफेक्ट कर रहा था? जो आपके एपिथेलियल सेल्स थे आपकी इंटेस्टाइन के, उस पे मतलब कि अफेक्ट डाल रहा था वो। उसी तरीके से जो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन है ना, ये भी कहाँ पे अफेक्ट करता है? आपके एपिथेलियल सेल्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। इट अफेक्ट्स ऑन द epithelial cells, it affects the epithelial cells of respiratory tract। बस दोनों ही एपिथेलियल सेल्स पे अफेक्ट करते हैं। जो कॉलरा टॉक्सिन है बस वो एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन में एक्ट करता है, और जो पर्ट्यूसिस टॉक्सिन है वो आपकी एपिथेलियल सेल्स ऑफ रेस्पिरेटरी सेल्स पे अफेक्ट करता है। एपिथेलियल सेल्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल सकते हो। अब कैसे अफेक्ट करता है ये जी अल्फा आई सब यूनिट को? तो वो आप लिखोगे effect of pertussis toxin, effect of pertussis toxin on G alpha I सब यूनिट। तो देखिए कैसे अफेक्ट डाल रहा है ये। तो जी एल आप ये सोच करके चलिए कि जी अल्फा आई सब यूनिट अपनी एक्टिव स्टेट में है ऑलरेडी, जीटीपी स्टेट के अंदर। सॉरी, अभी के लिए अपनी जीडीपी स्टेट में है, ठीक है, अपनी इनएक्टिव स्टेट के अंदर है, जीडीपी स्टेट के अंदर है। यहाँ पर आ रहा है पर्ट्यूसिस टॉक्सिन, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन आ रहा है, और ये पर्ट्यूसिस टॉक्सिन क्या कर रहा है? एडीपी राइबोसाइलेशन कर रहा है जी अल्फा आई। इट इज डूइंग द एडीपी राइबोसाइलेशन कर रहा है ऑफ जी अल्फा आई सब यूनिट इन द जीडीपी स्टेट, जिसकी वजह से ये जीडीपी स्टेट के अंदर ही लॉक हो जा रही है। ठीक है, लॉक्ड इन द जीडीपी बाउंड स्टेट, इट इज लॉक्ड इन द जीडीपी बाउंड स्टेट, यानी कि अपनी इनएक्टिव स्टेट के अंदर ये क्या हो गई है? लॉक हो गई है। इनएक्टिव स्टेट के अंदर अपनी ये लॉक हो गई है जी अल्फा आई। अब क्या होगा? जिसकी वजह से एडिनाइलिल साइक्लेज जो है वो अपनी एक्टिव स्टेट में रहेगा, है ना? क्योंकि देखो जो जी अल्फा आई थी अगर वो कन्वर्ट हो जाती जीटीपी बाउंड स्टेट में तो वो इनहिबिट करती एडिनाइलिल साइक्लेज को, पर अब क्योंकि ये खुद ही इनएक्टिव है ना, इट इटसेल्फ इज इनएक्टिवेटेड ड्यू टू द एडीपी राइबोसाइलेशन बाय द पर्ट्यूसिस टॉक्सिन। तो जब ये इनएक्टिव है तो एडिनाइलिल साइक्लेज तो अपना खुद आराम से बनेगा, है ना? तो एडिनाइलिल साइक्लेज जो है वो बनेगा, और अगर एडिनाइलिल साइक्लेज की फॉर्मेशन होगी तो एटीपी से साइक्लिक एएमपी की भी फिर फॉर्मेशन होगी, साइक्लिक एएमपी की भी फॉर्मेशन होगी, और यही साइक्लिक एएमपी की फॉर्मेशन जो है फिर कॉज करवा देती है आपकी डिजीज विच इज नोन एज पर्ट्यूसिस, और यू कैन से वुपिंग कफ। खांसी होती है आपको बहुत ज्यादा इस बीमारी में। ठीक है, तो आपको जी अल्फा एस किस तरीके से उससे कॉलरा टॉक्सिन अफेक्ट कर रहा था, और जी अल्फा आई किस तरीके से इसे पर्ट्यूसिस टॉक्सिन अफेक्ट कर रहा है, वो मुझे अब लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया है ना? जो जी अल्फा एस जो थी वो अपनी जीटीपी बाउंड स्टेट में लॉक हुई थी वाया द कॉलरा टॉक्सिन, और फिर वो कंटिन्यूअसली एडिनाइलिल साइक्लेज की एक्टिवेशन करवा रही थी। दोनों में एडिनाइलिल साइक्लेज की एक्टिवेशन हो रही है, बस एक क्योंकि स्टिमुलेटरी है तो वो अपनी एक्टिव स्टेट में लॉक हो गई है, और दूसरी क्योंकि इनहिबिटरी है और वो अपनी इनएक्टिव स्टेट में ही लॉक हुई है। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही केसेस में एडिनाइलिल साइक्लेज बन रहा है। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो जी अल्फा एस है वो अपनी एक्टिव स्टेट में लॉक हुई है, और जो जी अल्फा आई है वो अपनी इनएक्टिव स्टेट के अंदर जो है वो लॉक हुई है। ठीक है जी, ये चीज क्लियर होगी आपकी। तो अब हम कर लेते हैं कि
ये जो आपका ये जो आपका जी अल्फा आई है, ठीक है, इसकी सिग्नलिंग होती है एक हार्मोन से जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन सिग्नल। ठीक है, एसिटाइल कोलिन सिग्नल है, इससे इसकी वो होती है, क्या होती है, सिग्नलिंग होती है। अब एसिटाइल कोलिन भी एक्टिवेट करता है टू टाइप्स के रिसेप्टर्स को। ठीक है, ये क्या करता है, इट एक्टिवेट्स टू टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर्स का नाम क्या क्या है, निकोटेनिक एसिड रिसेप्टर, निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर, दूसरे रिसेप्टर का नाम है मस्कैरिनिक एसिड रिसेप्टर, मस्कैरिनिक एसिड रिसेप्टर। दो टाइप्स के जो रिसेप्टर्स हैं उन्हें एक्टिवेट करता है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अब ये जो निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, दे आर लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल्स। ये होती हैं, दे आर लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल्स, दे आर लिगैंड गेटेड Na+ चैनल्स। तो इनका तो अभी हमारे पास काम ही नहीं है क्योंकि हम GPCR को कवर कर रहे हैं। दूसरे जो मस्करेनिक एसिड रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके GPCR, ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। मतलब जो एसिटाइल कोलिन है वो दो टाइप के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, एक आ रहा है आपका निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर, ठीक है, जो कि लिगैंड गेटेड चैनल है। ठीक है, दूसरा आ रहा है मस्करेनिक एसिड रिसेप्टर जो कि खुद एक GPCR रिसेप्टर है। तो हम इस क्लास के अंदर किसे करेंगे, ऑब्वियसली इस वाले को, क्योंकि हम यही कवर कर रहे हैं अभी के लिए अपना। ठीक है, तो हेडिंग लिख लीजिए, एसिटाइल कोलिन रोल। ठीक है, एसिटाइल कोलिन रोल, कि एसिटाइल कोलिन का रोल क्या है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन का क्या रोल है। तो देखिए, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अगर ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कौन से एसिड रिसेप्टर की बात अभी हो रही है, तो जिन एसिड रिसेप्टर्स की भी बात हो रही है वो है आपके मस्करेनिक एसिड रिसेप्टर्स की, क्योंकि वही GPCR रिसेप्टर्स है ना। ठीक है, ये है आपके मस्करेनिक एसिड रिसेप्टर। हम एज्यूम कर रहे हैं कि एसिटाइल कोलिन का सिग्नल यहाँ पर आ चुका है, जिसकी वजह से जी अल्फा इनहिबिटरी जो है वो स्टिमुलेट हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। ठीक है, ये क्या हो चुका है, अपनी GTP बाउंड स्टेट में जा चुका है, जिसकी वजह से अब क्योंकि ये GTP बाउंड स्टेट में है, तो GTP बाउंड स्टेट में ये ब्लॉक कर रहा है किसे, एडिनाइलिल साइक्लेज को। ठीक है, एडिनाइलिल साइक्लेज को क्या कर रहा है, ये इनहिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से फिर क्या हो रहा है, साइक्लिक AMP की सिंथेसिस नहीं हो पा रही। जो ATP है उससे साइक्लिक AMP की जो सिंथेसिस है वो नहीं हो पा रही, क्योंकि इनहिबिटरी है, एक्टिव हो गया है, एडिनाइलिल साइक्लेज को इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है, तो साइक्लिक AMP नहीं बन पाएंगे, है ना, साइक्लिक AMP नहीं बन पाएंगे। अब देखो, हमने कितनी देर से हम बेचारे अल्फा और हम बेचारे गामा और बीटा को इग्नोर कर रहे थे। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि गामा भी प्रेजेंट होता है और एक बीटा भी प्रेजेंट होता है। अब इनका रोल जो है वो हमें इस वाले सिग्नलिंग के अंदर देखने को मिलेगा। तो देखो, गामा और जो बीटा है, क्योंकि गामा और बीटा क्योंकि ये भी रिलीज होते हैं साथ ही साथ में, तो ये गामा और बीटा क्या करते हैं, जाते हैं और सोडियम चैनल्स को जाकर के ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं सोडियम चैनल्स। तो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं सोडियम चैनल्स, और इन्हीं सोडियम चैनल्स के ऊपर जाकर के ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं अल्फा बीटा
रिसेप्टर्स जाकर अल्फा बीटा सॉरी बीटा और गामा बीटा और गामा जो है वो जाते हैं और क्या करवा देते हैं, ओपन कर देते हैं पोटेशियम चैनल्स को। ये क्या है, आपकी पोटेशियम चैनल्स हैं, दीज आर द पोटेशियम चैनल्स। बीटा और गामा आते हैं इनके ऊपर, इन्हें ओपन कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पोटेशियम का ई फ्लक्स देखने को मिलता है, ठीक है, पोटेशियम का क्या देखने को मिलता है, ई फ्लक्स, ठीक है, पोटेशियम का हमें ई फ्लक्स देखने को मिलता है। और आप लोगों को ये चीज पता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -70, ठीक है। अब क्योंकि पॉजिटिव जो चार्ज है वो बाहर की तरफ जा रहा है तो वो रिड्यूस होकर के -90 पहुंच जाता है और एक सिचुएशन क्रिएट होती है विच इज नोन एज हाइपर पोलराइजेशन। नेगेटिव चार्ज का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई, सिग्नलिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, एसिटाइल कोलिन का सिग्नल लेकर के आना है। इसने इनहिबिटरी को जीटीपी बाउंड स्टेट में कन्वर्ट किया, साथ ही साथ में बीटा गामा को रिलीज करवाया। इनहिबिटरी अब क्योंकि एक्टिव है तो ये क्या करवाएगी, एडिनाइलिल साइक्लेज को इनहिबिट करेगी, तो जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी नहीं बन पाएंगे, राइट, साइक्लिक एएमपी जो है वो फॉर्म नहीं हो पाएंगे, तो इसका तो फिर यही काम खत्म हो गया। अब ये जो बीटा और गामा है क्योंकि अब ये एक्टिव है तो ये जाकर के क्या करेंगे, जो पोटेशियम चैनल्स होते हैं ना, ठीक है, वो उनको जाकर के ओपन कर देते हैं, पोटेशियम चैनल्स को जाकर के ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम का ई फ्लक्स हमें देखने को मिलता है और हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो होती है हाइपर पोलराइजेशन जनरेटेड इन द कार्डियक सेल्स, हाइपर पोलराइजेशन इन द कार्डियक सेल्स। अब यहाँ पे मैंने कार्डियक सेल्स क्यों लिखा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताना भूल गई थी कि ये जो आपके निकोटिनिक एसिड रिसेप्टर्स होते हैं ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं ऑन द स्केलेटल मसल्स, ठीक है, दे आर मोस्टली प्रेजेंट ऑन द स्केलेटल मसल्स। और जो आपके ये वाले मस्करिनिक एसिड रिसेप्टर्स होते हैं दे आर मोस्टली प्रेजेंट ऑन द कार्डियक मसल्स, दे आर प्रेजेंट ऑन द कार्डियक मसल्स, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं आपके कार्डियक मसल्स के ऊपर। तो इसलिए क्योंकि कार्डियक मसल्स के ऊपर होते हैं तो हाइपरपोलराइजेशन भी कहाँ की हो रही है, आपके कार्डियक सेल्स की, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्ट कंप्लीट हो जाता है जी अल्फा आई, यानी कि जी अल्फा इनहिबिटरी प्रोटीन, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हमारे पास बच जाते हैं आपके जी अल्फा क्यू और सिग्नलिंग बचती है आपकी जी अल्फा टी की, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा और ट्रांसड्यूसिन, ठीक है। इनको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। टिल देन आप इन लेक्चर्स को रिवाइज करिए, ठीक है, लेक्चर्स को रिवाइज करिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। सो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।